नमस्कार। मैं हूं तजिंदर छाबड़ा एस्ट्रोज्योति से। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज जो है हमारा प्रश्न का डे 10 का क्लास है। तो आई होप आपने फर्स्ट 9 क्लासेस देख ली होंगी और डे 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसमें हमने स्टार्ट किया था रोग से रिलेटेड हमने चैप्टर लिया था। तो उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मैम से पूछ लीजिएगा, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो ओवर टू यू मैम। Good evening to everyone. Good evening, madam. Good evening, madam. And if any question, then ask, or I will start this topic. मैडम एक छोटा सा बस बड़ा अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन हुआ क्या कि जब प्रैक्टिकली करने लगे तो जरा सामने चीज आई तो मैंने कहा पूछ ही लूं। मतलब मैडम जब कोई क्वेश्चन एक टाइम पे कोई पूछता है तो इसका तो वो जो उस टाइम का जो गोचर कुंडली है वही उसकी कुंडली बनेगी, प्रश्नकर्ता की कुंडली हाँ जी, वही होगी। Yes. वही होगी ना। ट्रांजिट की ही कुंडली उस टाइम, क्योंकि ट्रांजिट की जो कुंडली बनेगी जी वही होगी। अच्छा, हाँ, उसी कुंडली के अकॉर्डिंग ही फिर हमने क्या कहते हैं D9 चार्ट भी बनाना है। T9 जी बिल्कुल। ठीक है ऐप भाई। में आप बना बनाया आ ही जाता है। नेक्स्ट ठीक है। नवांश आ जाता है, उस टाइम की दशा भी आ जाएंगी, तो हम्म। सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा, मिल जाएगा, तो टाइम आपका लगेगा। क्योंकि प्रश्नकर्ता जब आता है तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है, वो क्विक क्वेश्चन आंसर्स चाहता है, उसी टाइम आंसर हो जाए। तो और मोस्टली जो प्रश्नकर्ता होता है किसी ऐसी परेशानी में ग्रस्त होता है कि उसके पास टाइम होता भी नहीं है, तो इसलिए हम प्रिपेयर्ड उससे चार्ट से चलते हैं तो हमें इजी होता है। तो आज का टॉपिक शुरू करें हम। जी मैम आप कर जी लीजिए। मैं आप लोगों की पहले पिछली क्लास में एक क्वेरी थी कि अगर राहु केतु बराबर किसी ग्रह के अंश के बराबर होते हैं तो वो अशुभ क्यों होते। ये हम लेते हैं जैमिनी शास्त्र से। ठीक है, जैमिनी शास्त्र में क्या होता है, ग्रहों को कारकत्व मिलते हैं। वहां पे हम भाव से नहीं चलते हैं, भाव यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम ग्रहों के कारक से चलते हैं। जैसे कि 7 ग्रह हैं, उसमें राहु केतु को कोई कारक नहीं दिया गया, किसी का कारक नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे डिग्री वाइज देखते हैं, जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री होती है उसको आत्मकारक कहा जाता है। और बेसिकली हम सूर्य को आत्मा मानते हैं, लेकिन जब सूर्य से भी ज्यादा किसी की डिग्री हो जाती है तो वो आत्मकारक ग्रह माना जाता है। और आत्मकारक ग्रह जो है वो हम उसको एक किंग कह सकते हैं, सभी ग्रहों का हेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रह जो होता है कुंडली में, उसी की, जैसे सूर्य अगर है तो सूर्य प्रधान कुंडली का हम कह सकते हैं उसको। दूसरे नंबर पे अमात्य कारक आता है, जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट से थोड़ी कम है। फिर तीसरे नंबर पे जिसकी डिग्री होती है वो भात्र कारक होता है। चौथे नंबर पे होता है पुत्र कारक। पांचवें नंबर पे ज्ञाति कारक। सिक्स नंबर पे दारा कारक। सॉरी, ये सेवेंथ है। फर्स्ट आत्म कारक था। आत्म, अमात्य, भ्रातृ, मातृ, पुत्र, ज्ञाति कारक, दारा कारक, ये 7 कारक होते हैं। और ये डिसेंडिंग डिग्रीज पे, जो सबसे हाई है आत्मकारक, उससे कम अमात्य, फिर भात्र, फिर मात्र, फिर पुत्र, और फिर ज्ञाति कारक, और फिर दारा कारक। इनके अलग अलग जो हैं वो मेरिट्स होती हैं, इनके अलग अलग गुण होते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये तो बहुत डिटेल है, जैमिनी पूरा शास्त्र है, तो इतना हम डिटेल तो नहीं जा सकते। जब अब राहु केतु की बारी आती है, राहु केतु जब भी किसी ग्रह के बराबर के अंश पे आ जाते हैं तो वो उस ग्रह के जो शुभ हैं गुण, उनको अशुभता में बदल दे। इसीलिए कहा जाता है कि जब ग्रह राहु किसी भी भाव में बैठा है, चाहे वो, जैसे पिछली कुंडली में हम देख रहे थे कि वो सेकंड हाउस में थे राहु केतु, और हम शायद 12वें हाउस में कोई ग्रह था,
आई थिंक सन था, तो वो पीड़ित कैसे हो रहा है, तो इस तरह से वो बराबर का जब हो जाता है तो वो जिस भाव का वो कारक होता है, अगर वो भात्र कारक है ग्रह, तो वो और उसके बराबर की राहु केतु की डिग्री है तो वो उसको पीड़ित कर देगा। और भात्र कारक मतलब थर्ड हाउस को हम ले सकते हैं, उसके कारकत्व को लेंगे, भाई, छोटी यात्राएं और जो भी है लेखन वगैरह, तो इन चीजों में वो कमी कर देता है, अशुभता ला देता है। मात्र कारक है माँ की हेल्थ में, माँ से दूर किसी भी मतलब माँ का सुख नहीं मिलेगा, हो सकता है वो पढ़ाई के लिए माँ से दूर चला जाए, तो उस वो मात्र भाव जो है फोर्थ भाव उसमें वो कमी ला देगा। तो इस तरह से वो राहु केतु के अंश बराबर होने से किसी ग्रह के वो अशुभता जो है वो देता मैडम, जी। ये जो जेमिनी का ये वाला पेज है जो जहाँ लिखा है राहु केतु, और इस मतलब जो आपने बताया, ये मेरा 7-8-10 लाइन या एक पेज का बनेगा, वो पेज हमें शेयर कर देंगी मैडम? थोड़ा हमारे लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। आई एम वेरी हाँ, मैं थैंक। आपको जेमिनी का अब मेरे को वो देखना पड़ेगा ये कहाँ पे है, तो मैं आपको शेयर करूँ। प्लीज मैडम, मैम आई विल वेरी थैंकफुल टू यू मैडम, क्योंकि नो बहुत नो अच्छी बात बताई है प्रॉब्लम। ये जी, मतलब शायद आपने मतलब बता के हमारी आंखें खोल दी हैं, क्योंकि अदरवाइज ये चीज पता नहीं क्या। कोई बात नहीं, मैं आपको ये ग्रुप में डाल दूंगी। प्लीज प्लीज इसके प्लीज। रिलेटेड कौन से कारक होते हैं, इतनी जल्दी आप नहीं समझ पाएंगे ये कि आप। राहु केतु, ये 4-5-6-8 लाइनें हैं ना मैडम, अगर यही हमें बहुत अच्छा हमारे लिए। बाकी अमात्य कारक वगैरह तो क्या है कि वो आपने पीछे भी डिस्कस एक बार किया था। जी हाँ, स्टार्टिंग में मैंने अमात्य किया। कारक के बारे में डिस्कस किया था मैडम आपने। जी, ये तो तो मतलब ये अच्छा है, लेकिन ये क्योंकि पसंद राहु केतु को किसी का कारक नहीं बनाया, तो नहीं, राहु के। राहु केतु का कारक नहीं, मतलब मैडम की उसके अंश अगर बराबर हो तो मतलब जी, yes। अच्छा मैडम, एक चीज में और है कि अगर उसके अंश में 1-2 डिग्री का फर्क हो तब भी राहु केतु को वही असर होता है? नहीं, फिर इतना असर नहीं होता। जी, थैंक यू मैडम। सेम पे ही थोड़ा बहुत असर होगा, बट नहीं होता मोस्टली ज्यादा एक सेम। जब अंश पे होते हैं, क्यों क्या होता है, सेम अंश पे होने के कारण वो उसके कारकत्व को डिस्टर्ब कर देते हैं। थैंक यू इस मैडम। तरह से हम ये देखते हैं। तेजिंदर जी, क्या आप वो जो मैंने स्लाइड लगाई है फर्स्ट, वो लगा सकते हैं? जी मैम, 1 मिनट में लगाता हूँ। फर्स्ट वाली। आज हमारा टॉपिक है यात्री की वापसी पे। यात्री वापस आएगा या नहीं आएगा, यात्री परेशान है कैसा है, एक व्यक्ति जो यात्रा पर गया है परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, या नहीं होना चाहिए था। किसी व्यक्ति ने यात्रा शुरू की लेकिन वापस नहीं पहुंचा। विदेश गए व्यक्ति की स्थिति, सकुशलता आदि से संबंधित प्रश्न जो है वे इस टॉपिक में आएंगे। यहाँ पे ये श्लोक जो है बहुत क्लियर नहीं आ पाया है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। षट पंचाष्टिका का श्लोक है ये। चतुर्विलग्नादि उदोकाच्य वृद्धि मध्यात् प्रवासोस्त मय्यानि वृत्ति वाच्य ग्रहै प्रविश्य हिबुके प्रवासी। नेक्स्ट कर दीजिए, इसमें इसका मीनिंग आ जाएगा। इस नहीं, वो पहले वाली, ये तो लास्ट है। यस। चतुर्विलग्नात्, प्रश्न समय में लग्न भाव से चतु अर्थात पतन, हानि, स्थान परिवर्तन, अपयश आदि का विचार करना चाहिए। हिबुकाच वृद्धि, चतुर्थ स्थान से लग्न से विपरीत बातों का विचार करना चाहिए, अर्थात आत्म वृद्धि, धन, सुख, संपत्ति आदि की बढ़ोतरी का विचार करना चाहिए। अध्यात्म प्रवास, दशम स्थान से यात्रा या प्रदेश गमन व वहीं ठहरने का विचार करना चाहिए। यात्रा होगी या नहीं होगी, ये दशम भाव बताता है। चतुर्थ भाव बताता है कि पर्सन लौटेगा या नहीं लौटेगा, उसका गृह प्रवेश, घर का स्थान है ना चौथा, वो घर आएगा या नहीं आएगा। अस्तमया निवृत्ति ही, प्रवासी की
निवृत्ति अर्थात लौटने का विचार करने योग्य है। गृहम प्रविष्टो हिबिको प्रवासी, चतुर्थ स्थान से यात्रा के बाद गृह प्रवेश का विचार करना चाहिए। प्रश्न विलग्न कालाद, इसी प्रकार प्रश्न समय में तात्कालिक लग्न चक्र में भावों में स्थित ग्रह और भावेशों से फल का विचार करना चाहिए। प्रश्न समय में उस समय में जो लग्न चक्र है, पूरा जो कुंडली है, उसमें भाव कहाँ स्थित हैं, ग्रह कहाँ स्थित हैं, के भावेश कहाँ हैं, इससे हमें फल का विचार करना चाहिए। नेक्स्ट कर दीजिए। जो पहला हाउस है 1, 4, 7 का, हम यहाँ भी केंद्र, हर कुंडली में, प्रश्न कुंडली में केंद्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हाउस है वो बताता है कि लापता व्यक्ति के बारे में। लग्न जो है वो स्वयं होती है, यहाँ भी व्यक्ति जो है वो। फोर्थ हाउस घर का हाउस होता है, वो ग्रह ग्रह में वापस आएगा कि नहीं, गृह प्रवेश करेगा या नहीं। 7वां जो है वो मार्ग है, और 10वां है यात्रा। यात्रा होगी या नहीं, एक जगह पे ही है, वापसी की यात्रा शुरू हो गई या नहीं, ये हमें 10वां स्थान बता। नेक्स्ट कर सकते हैं। मैडम ये 7वां मार्ग का क्या मतलब हुआ? मार्ग, उसके मार्ग में परेशानियां तो नहीं है, अच्छा, ओके, मार्ग में चल पड़ा है या ठीक नहीं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मैडम, एक और बात बताएं। जैसे जी। हमने बोला कि पहला भाव जो है लापता व्यक्ति के लिए है, राइट? हम्म। तो जो हमसे व्यक्ति आता है, बोलता है कि भाई हमारा भाई जो है वो गया और आया नहीं अभी तक, तो क्या पता चलेगा उसके बारे में? तो जब हम कुंडली बना रहे हैं, हम्म। प्रश्न तो उसका भाई या कोई रिलेटिव कर रहा है, तो ये पहला भाव जो प्रश्न कर रहा है उसके लिए है, या जो नहीं, व्यक्ति के यहाँ पे जो व्यक्ति लापता है उसके लिए है। उसके लिए? ठीक है जी। नेक्स्ट लगा सकते हैं। गुमशुदा व्यक्ति 11 भाव से 4 भाव वापसी यात्रा। चतुर्थ भाव गृह प्रवेश सुखद स्थिति प्रेजेंट सिचुएशन में। अब यहाँ भी हम सुखद स्थिति तभी कहेंगे जब चतुर्थ में जो ग्रह हैं या चतुर्थ पे जो दृष्टि है वो शुभ है। सप्तम भाव मार्ग प्रवास से लौटने का विचार। दशम भाव यात्रा परदेश गमन। और यात्रा के भाव हैं 5 भाव से 10 भाव जो है बाह्य यात्रा बताते। और जो 11वें से चौथा भाव है वो वापसी की यात्रा बताती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 से 10वें भाव जो है वो जाने की यात्रा बताते हैं, और मोस्टली जो हम 11वें से चौथा भाव है वो लौटने के बारे में जो है विचार करते हैं। अब आप कहेंगे कि जाने के देखना क्यों क्यों जरूरी है? अब हमको पता ही नहीं है कि वो पर्सन गया भी है कि नहीं। कहीं पास में ही हम एक केस स्टडी करेंगे, उसमें पता चलेगा कि पर्सन एक्चुअल में उसने जर्नी की भी है या नहीं। तो ये हमें इन भावों से आइडिया लग जाएगा। और अगर गया है तो वापस घर में आएगा या नहीं, इन भावों के से हम विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट बता दीजिए, लगा दीजिए। पहले हम थोड़ा सा सकुशल वापसी के योग बाद में पढ़ेंगे। इसमें हम विश्लेषण के थोड़े से और नियम पढ़ते हैं इसके अलावा। जैसे लग्न में उदित चर राशि अथवा नवांश एक ऐसी स्थिति दिखाता है जो परिवर्तन होने को है। अगर हम, जैसे कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर चर राशि है तो वो परिवर्तन है, कि परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने का मतलब कि वो वापसी के ही बारे में परिवर्तन है कि होगा या नहीं। एक व्यक्ति जो यात्रा पर गया है, यात्रा करेगा। एक व्यक्ति जिसे वापस आना है वह वापस आएगा। चर राशि है तो अगर यात्रा करनी है तो भी वहां से स्थिति बदलेगी, और अगर जा चुका है तो वापस आएगा। परिवर्तन जो है वो पता चलेगा।
और इसके विपरीत स्थिर राशि जैसे कि वो बताती है परिवर्तन नहीं होगा, जो स्थिति अभी है वैसी ही बनी रही। लग्न में द्विस्वभाव राशि चर अथवा स्थिर की ओर जितने अंश हैं उन अंशों के अकॉर्डिंग ही बताती। 3, 6, 11 भावों में पाप ग्रह और केंद्रों तथा त्रिकोणों में शुभ ग्रह प्रश्न की कार्य सिद्धि बताते। जैसे नॉर्मल हम कुंडली देखते हैं 3, 6, 11 में जबकि पाप ग्रह होते हैं और सामान्य सा सिद्धांत है, और अगर केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हैं तो वो अच्छी यात्रा या सकुशल वापसी बताते हैं। लग्न में उदित शीर्षोदय राशि कार्य सिद्धि बताती है, जबकि पृष्ठोदय राशि जो है वो कहीं ना कहीं से निराशा देती है। 7वें भाव में शुभ ग्रह बताता है कि लापता व्यक्ति सुरक्षित है, जबकि लग्न में और 7वें भाव में पाप ग्रह बताता है कि वह समस्याएं झेल रहा है। और लग्न चर राशि में चर नवांश में हो तो वापसी तुरंत होती है बिना विलंब। चर लग्न में या चौथे भाव में चर राशि चर नवमांश में हो तो यात्री शीघ्र वापस आ। चौथे भाव में शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र चर राशि में हो तो भी वापसी शीघ्र होती है। दशम में शुभ ग्रह कोई यात्रा व वापसी नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दशम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह है तो वह बताता है कि यात्रा नहीं। दशम में पाप ग्रह लापता व्यक्ति की तुरंत वापसी सूचित करते हैं। चंद्रमा लग्न लग्नेश और कार्येश उनके नक्षत्रेश और उसके स्थापन का भी हमें ध्यान रखना होता है। यदि इनमें से कोई पाप ग्रहों के नक्षत्र में हो, पाप अधिपत्व हो या राहु अथवा केतु के अक्ष में स्थित हो तो यह प्रश्न की असफलता दर्शाता। लग्नेश और चंद्रमा की कार्येश से निकटता ताजिक दृष्टियों और उनके द्वारा बनने वाले ताजिक योगों का भी ध्यान रखना चाहिए। अष्टम में चंद्र एवं केंद्र पाप रहित व शुभ योग में हो, लाभ के साथ शीघ्र वापसी का योग। अगर अष्टम में चंद्र है और केंद्र पाप रहित, केंद्र में कोई भी पाप वाला ग्रह नहीं है और सारे शुभ योग हों तो लाभ के साथ शीघ्र वापसी का योग। चंद्र सप्तम में हो या सप्तमेश किसी राशि की दूसरी होरा में हो। होरा आप लोगों को याद है, हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था होरा क्या हो, तो याद है आप लोगों को होरा? नहीं मैडम। देखिए होरा दिन के 24 घंटे जो होते हैं वो 24 होरा होती है, और होरा की काउंटिंग हम करते हैं जो जिस दिन का स्वामी होता है उसकी पहली जो सूर्योदय से उसकी पहली होरा हो। अगर संडे की बात करें तो सूर्य की होगी सूर्योदय से पहली होरा, 1 घंटे की होरा होती है। 24 घंटे होते हैं, 24 होरा होती है। 1 घंटे की होरा सूर्योदय से लेके 1 घंटे तक पहली होरा होती है, वो सूर्य की होगी। नेक्स्ट होरा जो होगी वो चंद्रमा की होगी। उससे अगली जो है वो मंगल की होरा होगी, तीसरी बुध की, चौथी गुरु की, पांचवी शुक्र की और सिक्स्थ होरा जो है वो शनि की होगी। और इस तरह से ये 7 होरा होंगी। उसके 7 घंटे बाद फिर से होरा सेम रिपीट होगी। ठीक मैडम। शनि के बाद फिर से सूर्य की होरा, चंद्रमा की होरा, इस तरह से। और नेक्स्ट डे जो चंद्रमा का आएगा, सोमवार आएगा, उसमें चंद्रमा की होरा पहली होगी, मंगल की दूसरी होगी, बुध की तीसरी। इस तरह से जो दिन होगा उस वार के स्वामी की होरा जो है वो सूर्योदय से पहली होरा।
तो यहाँ पे हमारा जो रूल है वो कहता है कि दूसरी होरा, चंद्र सप्तम में हो या सप्तमेश किसी राशि की दूसरी होरा में हो तो व्यक्ति वापसी के लिए चल चुका है। सप्तम में कोई ग्रह वक्री हो तो व्यक्ति तुरंत वापस आता है। सप्तमेश जब गोचर में वक्री होगा या सप्तमेश गोचर में लगन में पहुंचेगा, जब भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कब तक वापस आएगा तो आप ये काउंट कर सकते हैं कि अभी चंद्रमा कहीं भी गोचर कर रहा है या सप्तमेश कहीं भी गोचर कर रहा है, लेकिन जब भी वो वक्री होगा या सप्तमेश गोचर में लगन में पहुंचेगा तो वापसी योग बनेगा। 2, 3, 5 भावों में सभी ग्रह या गुरु शुक्र इन दोनों में से कोई एक ग्रह भी हो तो प्रवासी के आगमन की सूचना देते हैं। 2, 3, 5 तो दूसरा भाव कुटुंब का है, तीसरा भाव भाई बहन छोटे भाई बहनों का है, पांचवा भाव संतान का है। तो जब भी कोई घर से बाहर बिना बताए जाता है तो इन भावों के जो भी हैं वो उससे खिंचाव महसूस करता है। और जब इसमें शुभ ग्रह आ जाते हैं गुरु या शुक्र तो प्रवासी जो है वो जल्दी आने का उसका जो है योग बढ़ जाते हैं। गुरु शुक्र या चंद्र, चंद्र अगर वीक नहीं है, चौथे भाव में हो तो प्रवासी को आया हुआ ही समझना चाहिए। हम ये देख सकते हैं कि अगर गुरु शुक्र है चौथे भाव में, क्योंकि चौथा भाव जो है वो घर का भाव, माता का भाव है, तो चंद्रमा उसमें स्ट्रांग है, पक्ष बली है, तो भी प्रवासी जो है वो समझना चाहिए कि वो पहुंचने ही वाला है। नेक्स्ट लगा सकते हैं। सातवें भाव में चर राशि में चंद्रमा हो तो भी यात्री को वापस लाता है। अब हम देखते हैं लग्न और चंद्रमा का संबंध। यदि लग्न लग्नेश का चंद्र से संबंध हो अथवा चंद्र 7, 3, 12 भावों में हो, इनके भावेश से अच्छे संबंध बनाए या 7 या 12 भाव में स्थित होकर लग्नेश से संबंध स्थापित करे तो गुमशुदा व्यक्ति स्वेच्छा से घर छोड़ के गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए कि लग्न लग्नेश का चंद्र से संबंध, लग्न का हो या लग्नेश का हो, या चंद्रमा 7, 3, 12 भावों में, या इनके चंद्रमा इनके भावेश से बात संबंध बनाए। 7वें में कौन सी राशि है उसके स्वामी से, तीसरे में कौन सी राशि है उसके स्वामी से, या 12वें में कौन सी राशि है उसके स्वामी से संबंध बनाए, या 7 या 12 भाव में स्थित हो या चंद्रमा इन भावों में खुद बैठा हो, होकर लग्नेश से संबंध स्थापित करे, तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से गया है। चंद्रमा 7, 3, 12 भावों में हो या इनके भावेशों से संबंध बनाए या 7, 12 भाव में स्थित होकर लग्न से संबंध स्थापित करे तो गुमशुदा व्यक्ति स्वेच्छा से घर छोड़कर गया है, ये मान लेना चाहिए। यात्री की कठिनाइयां। मैडम संबंध का मतलब यही है ना कि या तो एक दूसरे को दृष्ट हो या एक दूसरे के साथ बैठे हो, तब एक भी दूसरे आपको के माना साथ जाता है। हो, दृष्टि हो, या राशि स्वामी से मित्र राशि हो स्वामी या से शत्रु हो। मित्रता तो खैर क्या, लेकिन अगर दृष्टि नहीं होगी तो फिर संबंध कैसे होगा? हाँ जी, हाँ जी, तो दृष्ट होना चाहिए। राइट राइट, दृष्ट ठीक हो, या तो साथ में हो या दृष्टि हो। ठीक ठीक। यात्री की कठिनाइयां। लग्न पृष्ठोदय हो, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब लग्न पृष्ठोदय आती है प्रश्न कुंडली में तो हर उसमें परेशानियां आती हैं। कोई भी प्रश्न हो वो शुभता की तरफ नहीं जाता है, चाहे वो कोई किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो।
अशुभ दृष्ट हो, अशुभ दृष्ट हो, उस पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, 7वें भाव में क्रूर ग्रह हो, तो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर रहा है। 8वें भाव में युति अथवा दृष्टि द्वारा पीड़ित मंगल, 8वें भाव में वो युति है या दृष्टि है, मंगल है, अथवा शनि यात्री के लिए कठिनाइयां बताता है। 8वें भाव का शनि अगर आ गया तो यात्रा में उसको 100% परेशानियां झेलनी ही पड़ेंगी। और अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति सुरक्षित है। सप्तम में पाप ग्रह है तो व्यक्ति परेशान है। यदि 7वां भाव शुभ कर्तरी में हो या 7वें भाव में शुभ दुर्धरा योग बन रहा हो, शुभ कर्तरी से आप समझ ही गए होंगे क्या होता है शुभ कर्तरी। हाँ जी शुभ मैडम, यस। कर्तरी जी, शुभ कथरी पता है मैडम। शुभ कर्तरी जब कोई भी प्लैनेट के आसपास के भावों में शुभ ग्रह हो। और शुभ दुर्धरा योग का पता है आपको? नहीं, दुर्धरा नहीं पता मैडम। शुभ दुर्धरा योग होता है जब चंद्रमा के आसपास कोई ना कोई ग्रह हो, और शुभ ग्रह होंगे तो शुभ। अगर जरूरी है, दुर्धरा योग तभी बनेगा जब चंद्रमा के दोनों भावों में कोई ना कोई ग्रह होगा। अगर अ, खाली है तो दुर्धरा योग नहीं बने। तो चंद्रमा जो है, यदि 7वें भाव में शुभ कर्तरी है, 7वें भाव में कोई ग्रह है, 6वें और 8वें में शुभ है तो ठीक है। और 7वें भाव में शुभ दुर्दुरा योग बना रहे हों तो व्यक्ति जहां भी है प्रसन्न है। और यदि पाप ग्रहों द्वारा अशुभ दुर्दुरा योग, चोरी, बीमारी या कुछ ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थितियां द्वारा यात्रा में परेशानी बताता है। अगर चंद्रमा के आसपास अशुभ ग्रह बैठे हैं तो वो अशुभ दुर्दुरा योग है और वो यात्रा की परेशानियों को बताता है। लग्नेश तीसरे अथवा 9वें भाव में स्थित होकर लग्न में स्थित ग्रह के साथ इत्थशाल में हो। लग्नेश जो है 9th भाव में हो, या लग्नेश जो है लग्न में जो ग्रह है उसके साथ इत्थशाल योग बना रहा है, तो यात्री जो है वो वापसी की तरफ आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यात्री को बीमारी से अगर कोई पीड़ा है। 9वें भाव में अशुभ दृष्ट शनि, अभी इसको केस स्टडी को बाद में करेंगे। 9वें भाव में अशुभ दृष्ट शनि यात्री की बीमारी के ओर संकेत करता है। अगर 9th हाउस में शनि है और उस पे अशुभ दृष्टि है तो हम कह सकते हैं कि यात्री जो है वो स्वास्थ्य जो है उसका ठीक नहीं है। शनि क्योंकि प्राकृतिक रोग कारक है और 9वें भाव से यह 6ठे भाव को देखता है। पृष्ठोदय लग्न केंद्र अथवा त्रिकोणों में अशुभ ग्रह हो, तब भी हम कह सकते हैं कि यात्री जो है स्वस्थ नहीं है। पाप ग्रहों द्वारा 6ठे भाव अथवा 7वें भाव में निर्मित दुर्धुरा योग बताता है कि व्यक्ति बीमारी अथवा चोरी से पीड़ित है। अब इसमें हम एक और देखेंगे, बंधन की स्थिति में तो नहीं, कैद में तो नहीं है। यदि लग्न या लग्नेश का चंद्रमा से संबंध हो अथवा चंद्रमा 7वें भाव या 12वें में स्थित होकर लग्नेश से संबंध स्थापित करे। लग्न या लग्नेश का चंद्रमा है, चंद्रमा से संबंध है और चंद्रमा 7वें भाव या 12वें भाव में स्थित, तो गुमशुदा व्यक्ति स्वेच्छा से गया है। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो बंधन का भी कारक,
प्राकृतिक रोग तो देता ही है, बंधन भी देता है। 4, 5, 8 अथवा 9th भाव में पाप ग्रह की राशि में स्थित है और पाप ग्रहों से दृष्ट शनि लापता व्यक्ति को बंदी स्थिति में बता। 4, 5, 8 अथवा 9वें भाव में, 4 में है, 5 में, 8 में या 9th हाउस में है शनि और पाप ग्रह की राशि में है और पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो लापता व्यक्ति की बंदी स्थिति में होना बताता है। और अगर इसके साथ, इन योगों के साथ अगर लग्न में चर राशि है तो वो बताती है कि जो बंधन है वो टेम्पररी है, स्थायी नहीं है। अगर स्थिर है तो वो ज्यादा लंबे बंधन में है, और द्विसुभ भाव है तो वो कुछ टाइम के लिए बंधन में है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यात्री है भी, जिंदा है या नहीं। 8वां भाव जो है वो मुश्किलों को बताता है, बाधाओं को बताता है, परेशानियों को बताता है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली यात्री नहीं है तो वो भी 8th हाउस से पता लगता है। योग देख सकते हैं हम। पृष्ठोदय लग्न केवल पाप ग्रहों से दृष्ट हो। पृष्ठोदय लग्न है और उसमें कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है, सिर्फ पाप की दृष्टि, ओनली पाप। और 6ठे भाव में पाप ग्रह, 6th हाउस में भी पाप ग्रह और 8th हाउस में जो है वो लग्न पृष्ठोदय है और वो दृष्ट भी पाप ग्रहों से है, तो हम यात्री की मृत्यु का संकेत उसको मान सकते हैं। पृष्ठोदय लग्न सेकंड योग है। पृष्ठोदय लग्न पाप ग्रहों के प्रभाव में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो और 6ठा भाव पीड़ित बुध द्वारा ग्रहित। बुध है लेकिन पीड़ित है। 6ठे भाव पे भी कोई शुभ की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो ये है एक और योग है जो मृत्यु की तरफ संकेत देता है। प्राकृतिक तीसरा है, प्राकृतिक क्रूर ग्रह शनि दूसरे पाप ग्रहों के साथ अथवा दृष्ट होकर 8वें भाव में स्थित हो। शनि जो है और ग्रहों के साथ, किसी पाप ग्रह के साथ ही, शनि राहु के साथ हो सकता है, मंगल के साथ हो सकता है, केतु के साथ हो सकता है, और क्रूर ग्रहों के साथ, या फिर शनि पे इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि है और 8वें भाव में स्थित है, तो भी हम इसको मृत्यु का संकेत मान सकते हैं। इसमें एक और भी ध्यान देना चाहिए कि अगर लग्न पे शुभ की दृष्टि पड़ गई तो उसके जीवित होने के कुछ चांस हो सकते हैं, लग्न पे भी अगर शुभ दृष्टि। तो ये जो है मृत्यु के भी कुछ संकेत हम देख सकते हैं कृष्ण कुंडली से, यात्री वाकई है भी या नहीं। वापसी का समय देख सकते हैं। 4थे भाव में बृहस्पति, शुक्र, बुध अथवा चंद्रमा हो तो यात्री बिना किसी विलंब के तुरंत आते। अगर 4थे भाव में बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा है तो। जब बृहस्पति अथवा शनि लग्न को देखता हो तो वापसी में विलंब। जब बृहस्पति के साथ शनि हो और तब लग्न को देखे तो वापसी में विलंब हो। और एग्जैक्ट बताना है तो लग्न से उस राशि तक गिने
जहां प्रश्न कुंडली का बलवान ग्रह स्थित है, यात्री इतने महीनों में वापस आएगा। लग्न से जिस राशि में बलवान ग्रह स्वराशि का है, उच्च का है, शुभ ग्रहों की दृष्टियों से दृष्ट है, ऐसा बलवान ग्रह अगर किसी राशि में बैठा है तो हम उतने काउंट कर सकते हैं कि उतने महीनों में जो है वो पर्सन जो है वो वापसी की उसकी उम्मीद है। यहाँ पे हमने जब घटनाओं का समय देखा था तब उसमें देखा था कि चर राशि में हम जैसे दिन देखेंगे, ठीक है, और स्थिर में हम महीने देखेंगे, और द्विस्वभाव में हम वीक्स को काउंट कर सकते हैं। और एक योग है, जब सप्तमेश गोचर में वक्री होगा तब यात्री वापस आएगा। आप काउंट कर सकते हैं। पंचांग यहाँ पे बहुत जरूरी है रखना कि सप्तमेश कितने दिनों में, कितने महीनों में, या कितने हफ्तों में, या कब जैसे सप्तमेश जो है वो वक्री होने वाला है, उस टाइम का आप उसको आइडिया दे सकते हैं कि इतने टाइम में आपका जो पर्सन है वो वापस पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर सप्तमेश सूर्य या चंद्रमा है तब क्या बताएंगे? सूर्य चंद्रमा तो कभी वक्री होंगे ही नहीं। हम्म। तो फिर उसके लिए हम देखेंगे कि गोचर में जब इनकी सूर्य चंद्रमा की राशि का जो जहां बैठे हैं उस राशि का स्वामी जो है वो अगर सप्तमेश वो वही बन रहा है तो हम उसका नक्षत्र स्वामी देखेंगे। सप्तमेश का नक्षत्र सूर्य या चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र के स्वामी को देखेंगे कि वो वक्री कब हो। एक्चुअली मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट या तो जैसे हमें वो लेसन नंबर अगर आप बता दें तो हम बुक में उसे देख लें, या फिर ये पीपीटी आपके साथ साथ चलेगी ना तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों डिस्कनेक्ट हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। जी, ये पीपीटी अभी थोड़े से हटा दीजिए क्योंकि ये वाले मैंने नहीं ना। हाँ, तो वो बुक में अगर आप मुझे लेसन नंबर या हमको बता देंगे तो थोड़ा आप साथ साथ ये उसको देख आपको के नोट्स में मिल जाएंगे, ये डोंट वरी इसके। ओके ओके ये आपको सारा कुछ जो भी मैं बता रही हूँ यू विल गेट फ्रॉम द नोट्स। ठीक ठीक। ऐसे तो वैसे भी याद रखना मुश्किल है। वही मैं कह रहा हूँ ना मैम कि वो अजीब सा हो रहा है जैसे आप जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो स्पीडली हम उसको हाँ, नोट वो भी नहीं कर पा पहले रहे की हैं। पीपीटी लगी हुई है। जी जी, और वो डिस्कनेक्ट इतना हो रहा था कि हम ना तो नोट कर पा रहे हैं ना सामने वो उसको पढ़ पा रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से नहीं हो नहीं, पा ये रहा था। आपको नोट्स में मिल जाएगा। जी जी। एक और इसमें योग है, गोचर में जब चंद्रमा चौथे भाव में प्रवेश करने वाला है तो यात्री की वापसी का समय आ गया है। चंद्रमा जब है चौथे भाव में एंटर करने वाला है तब वापसी स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो चौथे भाव में पूरी तरह से मध्याह्न में आ जाएगा तो उसकी वापसी जो है वो हो जाएगी। चौथे भाव में प्रवेश करने के लिए ग्रह को जितने अंशों की आवश्यकता है उतने दिन में वापस आएगा। या ये कुछ योग थे, बाकी कुछ पीपीटी में थे, बाकी और भी मैंने बताए हैं, तो आप नोट्स में तो मिल जाएंगे। अब हम एक कुंडली ले लेते हैं, उसमें देखते हैं। जितेंद्र जी वो कुंडली लगा देंगे क्या आप?
लास्ट वाली। ये विजिबल है मैम? ये वाली कुंडली लगा दी। ये विजिबल है जो मैंने लगाई है अभी? अभी तो सारी नहीं, स्लाइड्स हैं। दिस वन, ये लगाइए। वो स्लाइड खोल के आपको ये बॉक्स बंद करके और फिर उस स्लाइड को शेयर करना होगा, तब नजर आएगा। अभी अभी भी नहीं दिख रहा आपको? नहीं भी। ओके, मैं दोबारा इसको बंद करके लगाता हूँ मैं। जी जी। अभी ठीक है। जी अब ठीक है। ठीक है। अब देखिए इसमें लग्न है कर्क, और कर्क लग्न कौन सी होती है? शीर्षोदय होती है या पृष्ठोदय होती है? जी, शीर्षोदय। जी पृष्ठोदय होती है। सॉरी, पृष्ठोदय, राइट। जी हाँ। तो इसमें अब पहला ही हमने जब खोल के देखा कुंडली को, तो पहला ही हमको पॉइंट दिखा कि लग्न जो है पृष्ठोदय है, जो प्रश्न के लिए फेवर नहीं कर रहा। ठीक है। अब दूसरी हमने देखा कि लग्न चर राशि में है। तो चर राशि क्या बताती है? चर राशि बताती है कि अभी जो स्थिति है परिवर्तन होगा। उसमें परिवर्तन हो, चेंज होगा। अब आप देखिए, हम आते हैं केंद्र की तरफ। ठीक है, केंद्र में चंद्रमा है, सूर्य, मंगल। अब ये दोनों क्रूर ग्रह हैं। त्रिकोण में क्या है? मंगल की राशि है लेकिन ग्रह नहीं है, और यहाँ पे केतु है। इस त्रिकोण में ग्रह नहीं। अब आप देख सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण, इसमें पाप ग्रह की प्रधानता है। अब केंद्र और त्रिकोण में हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि केंद्र और त्रिकोण में पाप ग्रह ज्यादा हो तो ये भी हमारे प्रश्न के लिए अनुकूल नहीं है। अब और आगे चलते हैं तो शुभ ग्रह देखिए, बृहस्पति, बुध वक्री होके हैं। बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में है लेकिन छठे भाव में है। यहाँ शुक्र 8वें भाव में है और शनि भी 8वें। अब आगे हम देखते हैं लग्नेश कौन है यहाँ पे? चंद्रमा। चंद्रमा है। चंद्रमा मंगल की राशि में गए। अब इन पे दृष्टि देखेंगे, किस किस की दृष्टि है? सूर्य की है जी, सॉरी, मंगल की है। चंद्रमा मंगल की। की है। हाँ। मंगल की है और शनि की और भी है। शनि की भी दृष्टि है, और बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि है। एक, बृहस्पति, दो, हाँ। तीन, चार, 5। 5वीं बृहस्पति की भी है। बृहस्पति की है। हम्म। ठीक है। अब हम देखेंगे बृहस्पति की दृष्टि कुछ काम करेगी या नहीं। लग्न पे किस किस की दृष्टि है? सूर्य, सूर्य मंगल। और मंगल मंगल। की। मंगल की दृष्टि, सूर्य और मंगल की दृष्टि है। और किसी की भी शुभ दृष्टि जो है वो लग्न पर नहीं। लग्न पे शुभ दृष्टि ना होना भी एक जो है वो अनुकूलता के लिए सही नहीं है प्रश्न। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये लग्नेश चंद्रमा जो है मंगल की राशि में, क्रूर ग्रह की राशि में, और केतु के नक्षत्र में।
ये भी चंद्रमा को भी ये वीक बना रहा और मंगल और केतु दोनों ग्रह किसको बताते हैं? हिंसा को बताते हैं। मंगल तो है ही एग्रेसिवनेस, केतु भी बताता है। तो यहां से हमको ये संकेत मिल गया कि इस जो भी ये पर्सन है जिसके बारे में हम ये कुंडली देख रहे हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ खराब हुआ है, हिंसा हो रही है, मारपीट हुई है, या कुछ जो है क्रुएलिटी उसके साथ हुई है। अब केतु जो है द्वादश शेष 12वां जो है बुध। अब बुध के साथ देखिए, बुध एक तो खुद 6th में है, वक्री है और द्वादशेष है, और केतु जो है वो बुध के नक्षत्र। तो ये अपने आप में एक और बुरा संयोग दे रहा है। और जो ये द्वादशेष है वो 6th में आके वक्री हो गया, तो उसके जो अशुभ परिणाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब हम देखते हैं कि बुध की दूसरी राशि यहाँ पे है और बुध की दूसरी राशि में राहु बैठे। तो राहु भी क्या है? क्रूएल प्लैनेट है, क्रूर है, अशुभ है। और सेवेंथ हाउस अगर हम इसको देखें, शनि की राशि है और सप्तमेश जो है वो अष्टम में आके बैठे। ये भी कोई अच्छा जो है वो संयोग नहीं बना। शुक्र शुभ ग्रह है लेकिन अष्टम में बैठे। अगर शुभ ग्रह कुछ करना चाहे तो वो भी जो है वो कोई खास अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। और राहु की जो है वो दृष्टि तो किसी की नहीं, लेकिन बिना दृष्टि के भी शनि के साथ इनकी युति है और अष्टम भाव में है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम बृहस्पति को देखें। बृहस्पति जो है खुद तो शुभ ग्रह है लेकिन एक वक्री ग्रह के साथ बैठे, स्वराशि के हैं लेकिन 6th हाउस में बैठे, षष्ठेश हो गए हैं चाहे यहाँ आ। तो इनकी जो दृष्टि है वो भी बहुत जो है वो अच्छा जो है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि खुद ये द्वादशेश के साथ, वक्री द्वादशेश के साथ बैठे हैं, जो कि कहीं से भी शुभता नहीं दे रहा है। अब यहां भी हम देखते हैं कि सातवें भाव में सूर्य और मंगल हैं और अष्टम के शनि ये बताते हैं कि ये जो पर्सन है ये किसी कैद में बंदी बनाया गया। और 10वें भाव में, अभी हमने योगों में पढ़ा था कि अगर 10वें भाव में शुभ ग्रह हो तो वो बताता है कि यात्रा नहीं हो। तो किसी प्रकार की यात्रा भी नहीं शो हो रही। चंद्रमा जो है वो 10वें भाव। कल तो छुट्टी उसकी तो जाएगी। म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब हम देखते हैं कि अष्टमेश शनि जो कैद के कारक हैं, पाप कर्तरी में भी सूर्य मंगल और केतु से घिरे हुए। तो ये कैद में भी उसके साथ जो है और भी कुछ बुरा होने का संकेत दे रहे हैं।
अब यहाँ पे शुक्र क्यों नहीं इस बंधन से कुछ राहत दिलवा पा रहे हैं? क्योंकि शुक्र शुभ है और शनि के साथ अगर हैं तो उनको कुछ शुभता देनी चाहिए, लेकिन शुक्र खुद जो है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में होने के कारण शुक्र भी अपनी शुभता नहीं दिखा पा रहे। तो इस तरह से इस कुंडली में कहीं भी जो है वो राहत जो है वो नहीं दी। यहाँ भी अगर हम चतुर्थेश को भी देख लें तो चतुर्थेश जो है वो यहाँ बैठे हैं, अष्टम में। अष्टम में बैठे हैं और बहुत ज्यादा अशुभ शनि के साथ बैठे। पाप कर्तरी में जो शनि है बहुत ज्यादा अशुभ हो गए हैं, तो इनकी शुभता भी खत्म हो गई। बृहस्पति की शुभता भी नहीं चल पा रही है। तो इस कुंडली में क्या आपको कहीं से कुछ राहत दिखाई दे रही है? तो आप बताइए, आप लगाइए कोई योग। ये कुंडली तो मैडम पूरी नेगेटिव ही है एकदम, हर एक रूप से। है ना? अब देखिए, हम्म, लग्न पे भी क्रूर। पृष्ठोदय और हाँ। पाप, इनकी दृष्टि है सूर्य और मंगल की। राइट। कहीं से कोई राहत छोटी सी भी कहीं से नजर आ रही है आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसका हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इसका कंक्लूजन तो मैडम यही निकलेगा, जो भी व्यक्ति है ये, एक तो वो कैद में होएगा, और हो हम्म। सकता है शायद वो ना भी रहे, बिकॉज एग्जैक्टली। शनि उसके 8वें घर में है, क्रूर है। और जो आपने दृष्टि दे बताया। रहा है यहाँ पे और जी, एग्जैक्टली। चंद्रमा शुभ है हाँ लेकिन यहाँ शनि उसको दृष्टि दे रहा है। और चंद्रमा वहां पे होने के कारण ये जर्नी स्टार्ट वापस की नहीं होगी। वापसी जर्नी है ही नहीं। नहीं, हाँ, तो मतलब यही है कि हो सकता है शायद ये व्यक्ति तो विशेष। एक्चुअल में जो ये इस कुंडली का जब पूछने आए उसके साथ यही हुआ। उस यंग लड़का था, बच्चा था, अबाउट 15-16 ईयर ओल्ड बच्चा था। उसको किडनैप किया गया, बंद ओ, करके रखा गया। उसकी जर्नी ना जाने की हुई ना आने की। घर के पास ही उसको किडनैप किया गया और बाद में उसको मार दिया गया। तो 5-10। यहाँ पे उस बच्चे की मृत्यु जो है, ये देखिए कुंडली हमको पूरा सब कुछ बता रही। नवांश में भी देख लीजिए, सूर्य चंद्रमा एक साथ आ गए यहाँ मंगल की राशि में, शनि 7वें घर में आ गई। जो बुध है द्वादशेष में चले गए, वो भी मंगल की राशि में है। मंगल द्वादशेष देखिए यहाँ आ गए अष्टम में। अष्टम में आ गए। और बृहस्पति लग्नेश हैं और लग्नेश भी अष्टम में आ गए। त्रिकोण में राहु, और यहाँ भी बेशक शुक्र है, एक तो शुक्र राहु के नक्षत्र में है और बृहस्पति की राशि में है, लेकिन बृहस्पति जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बृहस्पति का जो नक्षत्र है वो भी शनि का नक्षत्र है। तो शनि जो है हर तरफ से, बृहस्पति भी अगर अष्टम में और शुभ लग्न किसी ग्रह से अ, उन पे दृष्टि नहीं हो तो वो भी जो है वो कैद के बारे में संकेत देते हैं। तो यहाँ भी कोई राहत नहीं है, इस नवमाश कुंडली में भी कहीं से कोई राहत नहीं दिखती। तो दोनों ही कुंडलियां ये बताती हैं कि जो भी अ, प्रश्नकर्ता का जो भी प्रश्न है, जिसके लिए प्रश्न है, जो जातक है वो परेशानी में ही है। और उसके साथ ये अष्टम का मंगल बता रहा है कि उसके साथ हिंसा हुई है और उसकी जो है वो मृत्यु तो वो क्लियर थी
सामने दिखाई दी। तो इस तरह से हम हर चीज को देखेंगे कि कहीं से कोई शुभ दिख रहा है या कहीं कहाँ से अशुभ दिख रहा है, कौन सा ग्रह है जो शुभ संकेत दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई ग्रह थोड़ा सा भी शुभ होता और वो लग्न को शुभ दृष्टि दे रहा होता तो भी एक संकेत मिल सकता था कि जातक परेशानी में है, लेकिन उसकी परेशानी दूर हो सकती है। मैम उसकी ऐसे में कोई रेमेडी भी नहीं बता सकते थे, लाइक ये बताइए अब कि अब वो ये नहीं देखिए, होना है। जातक की मृत्यु ही दिख रही है तो रेमेडी क्या करेगी? रेमेडी कुछ भी काम नहीं कर सकती। रेमेडी हम उसके फैमिली वालों को सिर्फ ये बता सकते हैं कि भाई आप ऐसी पूजा करो, इस तरह से करो कि आपको मानसिक रूप से आप स्ट्रांग बन सके। आप शिव मंत्र का जाप करिए, मेडिटेशन करिए। जब तक उनको पता नहीं होगा कि कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक तो वो कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वो अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं। अब जातक के लिए तो कुछ नहीं, मृत्यु से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बट एटलीस्ट जो हैं वो तो उनको तो शांति के लिए हम कुछ उपाय बता सकते हैं। चंद्रमा का जाप बता सकते हैं। चंद्रमा का जाप सबसे बड़ा शिव मंत्र जाप, तो वो करके वो थोड़ा सा अपने आप को मेंटली बैलेंस कर सकते हैं। इससे ऊपर तो इसमें कोई उपाय चलने नहीं। इसके आगे तो फिर ब्रह्मा ही कुछ कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी आज की। मैडम आपने जो ना एक जी बात जो बताई थी आपने, 5 और 10 ये जाने का और 11 और 4 आने का इंडिकेशन देता है, राइट ना? 11 से 4, हाँ जी। हाँ, अगर हम नववाश में देखें तो नववाश जो है 11वां जो राशि है वो शुक्र की है, और शुक्र चौथे अपने चौथे घर में ही बैठा हुआ है अपने घर में नववाश में। ये कुछ जी इंडिकेशन नहीं देता क्या मैडम आने का? नववाश अब देखें आप तो ये भी देखिए ना, शुक्र है किस स्थिति में। शुक्र का जो नक्षत्र है, मैम ग्यारह अपने भाव, बाकी देखिए 11 से देखिए। मैम अपने भाव बताए थे, राशि बताई थी, क्या बताया था उसमें? जी भाव 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 बताया ना मेरे ख्याल से, हाँ 4 से हाँ, 11 भाव हाँ 12। जी, बताएं। भाव अब भाव। उन 11 से 4 के भावों में बाकी के ग्रह देखिए क्या है। नहीं नहीं, हम ये तो ये बुध है, रास्ते में केतु है, शुक्र तक तो वो पहुंचने ही नहीं दे रहे ना। नहीं, परंतु देखिए वो तो बात ही नहीं, हमने बोला कि 5वां और 10वां भाव दिखाता है कि बंदा गया है, 11वां और चौथा, बिकॉज फोर्थ इज कमिंग बैक होम। परंतु ये मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव लगा है नववाश में, थोड़ा सा, कि इसमें मेरे को थोड़ी सी होप लगी है कि शुक्र अपने घर का है, सॉरी हम्म। अपने वो जुपिटर की राशि का है, राशि में है बेसिकली 4th हाउस में। यहाँ पे बट जो नववांश कुंडली है ना, हाँ, इसमें हम आप ये देखिए कि किस नववांश में जा रहे हैं। इसमें हम सीधे ग्रह को नहीं पकड़ते। आप देखिए वो किस नव उसकी डिग्री क्या है, वो किस नववांश में जा रहा है, किस ग्रह के नववांश में जा रहा है, उसका स्वामी कौन सा है। अगर वो पीड़ित है तो शुक्र कुछ नहीं कर पाएगा। नवमांश कुंडली को आप डायरेक्टली ऐसे मत उठाइए। ये तो हम लग्न कुंडली से सारे ग्रहों को उठा ही चुके हैं। अब आप देखिए वो ग्रह किस किस के नवांश में है, वहां से वो इफेक्ट देंगे। नवांश का स्वामी क्या कहते नववाश का स्वामी मतलब समझा नहीं मैं मैडम, थोड़ा सा कोई लगाएंगे और प्लीज। हैं। देखिए नवांश कुंडली जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, आइडिया दिया था कि 30 डिग्रीज हैं, उसमें 3.20 डिग्री का एक नवांश होता है। हम पूरी कुंडली को 9 पार्ट्स में बांट देते हर एक घर को 9 पार्ट से बांट दिया जाता है, राइट ना? हर एक घर को, हैं। हाँ जी। एवरी हाउस। और उसमें आप ये देखेंगे यहाँ पे कौन सा ग्रह की डिग्री कितनी है, ठीक है। और वो यहाँ पे हाउस नहीं, राशि को देखते हैं किस राशि में जा रहा है, ठीक है। और 4 जो होते हैं मेन त्रिकोण, 1, 5, 9,
तो मैडम cheapest मैडम मैं means वहीं आप जाए क्या? मैं नहीं मैं वहां पर इतनी दूर तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 4 दिखाता है माता, 4 दिखाता है अपना घर, 4 दिखाता है सुख, 4th आप हाउस। वही मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ पे इसको D1 चार्ट मत बनाइए, अच्छा, ओके ओके ओके। फिर ये हमने नवांश चार्ट है। फिर जैसे हमने डिविजन्स हैं उसको देखिए कि इसकी डिग्री क्या है, वो किस नवांश की राशि में जा रहा है, उस राशि का स्वामी कौन है और वो कहाँ उसको कितनी पॉजिटिविटी देगा। मैम इसमें बता देंगे आप जरा, जैसे शुक्र का अगर नवांश में हम देखें, शुक्र जो है 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो इसको ही थोड़ा सा आप डिटेल में बता देंगे कि हाँ, हाँ जी, कौन सी राशि में है, कौन से नवांश में है इसका, राशि तो वही होगी, अपनी बृहस्पति की राशि हो गई। और कौन से मीन राशि में बैठा हुआ। हाँ, नक्षत्र जो मीन मैडम बता राशि दे, में बैठा है। देखिए नक्षत्र बता देंगे मैडम कौन से, वहां से देख के। डिटेल में बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, हाँ जी, शुक्र की डिग्री कितनी है? 19 डिग्री 58 मिनट। 19 डिग्री है, तो 19 डिग्री आएगी। नहीं 1 मिनट आप। एक मिनट, चौथे नवांश में आएगी 6:40 और 6 नवांश में आएगी मैडम शायद। छठे में आ जाएगी ना मैम, सीधा छठे हाँ में। छठे में आ जाएगी। अब छठे नवांश में देखिए, छठे नवांश में कैसे आ जाएगी? नवांश का तो हमने लगा ही रखा है टेबल, नवांश का थ्री टेबल ही लगा पॉइंट हुआ टू ना ये। जीरो 3.20 इंटू 6 करेंगे तो 19.58 के आसपास का वो बैठता है। जी तो एक नवांश शायद नहीं शायद 3.20। सातवें में आएगी मैडम। नहीं सर, नहीं। देखिए 3.20 डिग्री से आप उसको ऐड करते जाइए, 6th हाँ, नवांश। राइट, एग्जैक्टली। तो अभी बोले ना कि आपके एक एक घर के अंदर 9 निवास होते हैं ना, एक घर के अंदर कितने 9 नवास होते हैं ना, तो तभी 30 डिग्री हो जाता है। एक घर के अंदर पूरी, हाँ 3.2, हाँ 3.2 इंटू 9 करेंगे तो 30 ही आएगा, राइट 30 ना? आएगा। हाँ जी, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना। तो ये नववास कुंडली तो ऑलरेडी बनी हुई है, इसे बनाने की जरूरत क्या है? उसमें शुक्र जो है चौथे घर में बैठा हुआ है। वैसे हम नहीं नहीं लगन। ऐसा नहीं है संजय जी, आप गलत। मैडम बहुत अच्छा बता रही है, इनको सुन लीजिए आप पहले। अच्छा, बताइए। मैडम मेरे देखिए ख्याल 7वें नवांश में आएगा ये। छठे में आएगा सर, छठे में छठे में आएगा जी। 20 डिग्री तक जो है छठा नवांश आता है। हाँ 20 डिग्री तक 19 पॉइंट है ना ये। हम्म, कहाँ है? 3.20 के ठीक, बाद 18 और 20। 19.21 से 19.58 है, बिल्कुल मार्जिन पे है, छठे नवांश में आ जाएगा। तो अब फिर नवांश कुंडली में जो हाँ हम देखते हैं ग्रह को, वो 1, 5, 9 त्रिकोण में हो गया। तो अगर वो उस राशि में है तो वो हम उसको लेते हैं, मेष राशि से गिनते हैं। ठीक है, तो वो मेष राशि से छठा देखेंगे कि वो कहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे कन्या मीन राशि। राशि। जी, कन्या राशि आएगा ना मैडम फिर तो। आप यहाँ पे 4, 6, 8 वाली है ना, अच्छा। कर्क राशि से काउंट करिए आप। कर्क राशि से 4। 4, 6, 8 जो है वो कर्क राशि से काउंट होता है। अच्छा तो बृहस्पति का नवांश आ जाएगा। बृहस्पति का नवांश आ गया। धनु राशि का नवांश आ जाएगा। जी, तो नवांश में वो मीन राशि में शुक्र आ गया। लेकिन यहाँ पे अब आप देखिए, शुक्र जो है वो अपने जो है वो गुण नहीं दे पाएगा। ठीक है, एक तो वो राहु के नक्षत्र में है, दूसरे मीन राशि में बिल्कुल है, लेकिन मीन में शुक्र देखिए कहाँ पे जा रहा है। इस पे नवांश की हम दृष्टि भी लग्न राशि के उस पे ही मानेंगे, नवांश पे दृष्टियां ग्रह की नहीं मानते हैं, तो लग्न की दृष्टि मानेंगे। अब शुक्र जब चौथे हाउस में शुक्र है, तो वो जर्नी तो बता रहा है, लेकिन बाकी जो बता रहे हैं मृत्यु के बाद की जर्नी बता रहा है। जर्नी हुई, लड़का आया, घर आया, लेकिन मृत अवस्था में आया। आप संजय जी आपने ठीक कहा कि जर्नी बता रहा है चौथे मैं हाउस का, लेकिन एग्जैक्टली जर्नी कैसी बता रहा है? मृत्यु के बाद की जर्नी। हर लड़का जरूर आया, लेकिन मृत अवस्था में आया, अलाइव नहीं आया। मैडम, मेरे को एक चीज समझ में नहीं है, बिल्कुल ठीक वो समझ गया, दैट्स वेरी क्लियर टू मी। जैसे हम्म, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि नववास में शुक्र जो है छठे घर में, कोई बोल रहा था
छठे घर में कैसा है, हमको समझाओ जरा ये। छठे घर में नहीं आएगा जी, छठे हाँ चौथे, नवांश, हाँ वही, वो चौथे में है ही ऑलरेडी। नहीं, छठे नवांश में आएगा। छठे अरे नवांश में नवाश, आएगा। अरे छठा नवाश कुछ हुआ, नवाश की कुंडली ऑलरेडी बनी हुई है, छठा नहीं, नवाश क्या होता है? वो थोड़ा सा आप नवांश अच्छा आप डिग्री से चल रहे हैं आप, क्या अच्छा समझ ओके, रहे हम आप डिग्री से चल रहे हैं संजय जी। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। अरे सर नवांश फिर इज उसकी, अलग, नवांश अलग है और भाव अलग है। हाँ सर भाव मैडम किस हम तो नवांश में है वो कुंडली में दिखाया नहीं जाता, सिर्फ भाव और हाँ भाव ही, मैं ठीक वो समझ गया मैं आपकी बात, ओके आप जी। उसकी बात करते कि हमको तो भाव ही देखते हैं ना हम लोग, तो हम तो हम भाव देखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखें तो नवांश कौन सा है, उस नवांश का हाँ नहीं ठीक वो राशि समझ गया, राइट हाँ 19.5 डिवाइडेड बाय 3.2 उस जी। नवांश के अंदर हो गया बेसिकली वो। हम्म। और नवांश कुंडली ये D1 जो डी चार्ट्स हैं ये बहुत सारे हैं, और हर चार्ट अलग अलग जो है उसकी डिवीजन होती है, उसके अकॉर्डिंगली उनको हम राशि अलॉट करके नवांश की सप्तांश की अलग अलग उसके अकॉर्डिंगली उस राशि में बिठा के उस भाव में बिठा, जो राशि उस भाव में होगी वहां, इस तरह से नवांश कुंडली, नवांश और लग्न कुंडली को देखने का भी अलग अलग सिस्टम है। राइट मैडम, ठीक है जी। राइट आज की मुझे लगता है कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो आज की क्लास चलो ठीक है मैडम, चलो गुड नाइट जी, गुड नाइट एवरीवन। गुड ये नाइट। किसी का कोई क्वेश्चन होगा प्लीज आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द क्लास। मैडम जो आप जो नोट्स भेजेंगे उसमें आपने अच्छा किया, पीपीटी बनाया, दैट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक उसे यू चीजें समझ में भी आई उसमें, और जी। कुछ पार्ट्स मिसिंग थे उनको बना दीजिएगा प्लीज और शेयर कर लीजिएगा। वो आपको नोट्स में ऑलरेडी मिल जाए। हाँ बस और थैंक यू मैडम मैडम। वो जो जेमिनी वाला आया था ना, जो मैडम आपने राहु केतु का बताया था, प्लीज वो भी जरा शेयर कर दीजिएगा। जी वो श्योर बहुत श्योर, मैं शेयर वो तो कर, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। जी थैंक यू, वेरी मैं थैंकफुल टू उसको यू, शेयर कर देती प्लीज। थैंक यू जी, गुड नाइट एवरीवन। हूँ। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, तो सी यू ऑन Bye. गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। Good night. गुड Good नाइट। night. Good night.